की है जो अपने गांव जाना चाहता है। सफर मुश्किल, खाने को दाना नहीं है पेट में, लेकिन उसका गांव उसे पुकार रहा है। हमारा खास बुलेटिन में अगले 1 घंटे तक हम आपको मजदूरों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे सूबे में मजदूरों का, श्रमिकों का सूरत हाल क्या है। बेबस और लाचार मजदूर कैसे अपने गांव पहुंच रहे हैं। यहां उत्तर प्रदेश में चल रही बस पॉलिटिक्स में यूपी की सीमा से लगे फतेहपुर सीकरी बॉर्डर पर जो बसें कांग्रेस ने भेजी हैं, उनके बस कंडक्टर और ड्राइवर भूख से परेशान हैं। कंडक्टर और ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें यूपी के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा और ना ही उनके खाने पीने का कोई इंतजाम किया जा रहा है। कुल मिलाकर समझा जाए तो अभी तक श्रमिक परेशान थे, लेकिन अब श्रमिकों की मदद के लिए जो बसें यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं, उनके कंडक्टर और ड्राइवर भी भूख से तड़प रहे हैं। ये खबर है, आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस द्वारा भेजी गई जो तमाम बसें हैं, उनके ड्राइवरों को अब खाना नहीं मिल पा रहा है और वो इस तपती धूप में, जिस तरह का मौसम का मिजाज है, उसमें परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ बसों को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कितने बजे आ गए थे? हम आ गए साहब करीब 2:30 12 1 बजे। उसके बाद आपको खाने पीने की क्या स्थिति रही है? खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं, हम अपने घर से लेके आए थे। अच्छा, वो शाम को खाया। जैसा कि सरकार, कांग्रेस सरकार दावा कर रही है कि आपके लिए हर प्रकार की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है, क्या कितनी सत्यता है इसमें? कुछ भी सकता नहीं थी। कुछ खाना नहीं मिला? खाना मिला नहीं है? पानी 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 की क्या? पानी का टैंकर खड़ा है। पानी का टैंकर था, ये अपने भर लगते थे। आए थे 3 बजे से लेके अभी सुबह के 9 10 बज रहे हैं। 24 घंटे के आसपास हो गए। आपको कुछ खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था? कुछ नहीं मिला। आपकी कोई परेशानी बताया? हम घर से लाए थे, वही खाए। तो आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? क्या चाहते हैं? हम तो खाना मिले, जो पड़े रहे यहाँ अपना वापस जाएंगे। वापसी की क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो आगे कोई दिख नहीं रही, कहाँ गाड़ी जाएंगे। कितनी बसें लगभग यहाँ पे आपके सहयोगी, आपके साथियों खड़ी है? कम से कम 500 बसें तो है। लगभग मैं समझता हूँ 350-400 बस तो ये लगातार खड़ी हुई है। 100-125 बस हमारी कुमेर और इधर ही आसपास जो 15-20 किलोमीटर के दायरे में वहाँ है, जहाँ चले जाते हैं लोग अपने दिनचर्या को, वो सुबह की उसको रूटीन वर्क के लिए। और मैं सोचता हूँ जो हमने वायदा है वो पूरा हमारा। आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति तो स्पष्ट है, हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं है तो आज हम 3-4 बजे तक इंतजार करते हैं। परमिशन मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर बसों को वापस भेजा जाएगा। नेचुरली निर्णय तो लेंगे कुछ ना कुछ। अभी तो उत्तर प्रदेश के औरैया हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर प्रवासी मजदूरों को, सड़क पर पैदल चल रहे मजदूरों को बसों में बैठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, लेकिन गाजियाबाद में अभी भी सड़कों पर मजदूर पैदल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। महिलाएं बच्चों को गोदी में लेकर सड़कों पर चल रही हैं। ये तस्वीरें लगातार गाजियाबाद में बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल आम हैं, बहुत आसानी से देखी जा सकती हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर मजदूर श्रमिक पलायन कर रहे हैं, अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं और वो पैदल ही ये सफर कर रहे हैं। जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को गोदी में लिए हुए हैं और जो पुरुष हैं वो हाथों में सामान लिए हुए हैं। जिस दिन से देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया है, उसी दिन से जो मजदूर हैं उनका पलायन लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम इस वक्त गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के इलाके में खड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो मजदूरों की तस्वीरें यहाँ पर पूरी तरह से नज़र आ रही हैं आपको भी। लगातार जो मजदूर हैं उनका पलायन जारी है। पैदल ये मजदूर निकल चले हैं अपने घर के लिए। इनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है कि किसी भी हाल में ये लोग अपने घर पहुँच जाए। सीधे कुछ मजदूरों से बात करेंगे, पूछेंगे लोग कहाँ से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ पैदल। राजेश जी, कितनी दिक्कत हो रही है आपको? हम लोग को 2 महीने से खाना भी सही से नहीं मिल रहा है और चलने के लिए भी वहाँ से पैसे भी नहीं है, रहने के लिए तो नाचार में पैदल हम लोग चल रहे हैं।
इसी तरह की पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई? यहाँ आए तो खाना खिलाया और पानी दिया और सोने के लिए बोला कि मैं कोई व्यवस्था करता हूँ मैं। तो लगातार इन्होंने बताया कि यहाँ पर इन्हें खाने की व्यवस्था बहरहाल कराई गई है, इनको रुकने के लिए भी इनको कहा गया है। और भी मजदूर हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है? कैलाश मुखिया। कैलाश जी, कहाँ रहते हैं आप? हम तो वसुंधरा पलाटगढ़ी में। तो कहाँ जाना है आपको? बिहार, सहरसा जिला। तो कैसे जा रहे हैं आप बिहार? हम तो यहाँ से सोच रहे हैं कि आगे से गाड़ी है, बस है, मोटा गांव से, तो वहाँ से बस से जो मोटा तक कैसे जा रहे हैं आप? पैदल निकलेंगे। काफी दूर से आप आ भी गए हैं पैदल? हाँ, कितनी दिक्कतों का सामना होगा? काफ़ी दूर ने हम वसुंधरा से पलाटगढ़ी से आए हैं। एक बार तो हम जाके वहाँ गजरोला से वापस हो गए, साइकिल से जा रहे थे 25 अप्रैल को। अब फिर गजराला से वापसी कर दिया था आपको? हाँ जी। तस्वीरों में आपको दिखाया था हमने। इनसे सीधी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कहाँ ये रहती हैं, कहाँ इनको जाना है। जी क्या नाम है आपका? किरण। किरण, कहाँ रहती हैं आप? हम कौसाम्बी तरह आए हैं ना, पैदल। कौसाम्बी से कैसे आई हैं आप? पैदल आए हैं ना, ऐसे रुकत रुकत है। बच्चा भी आपकी गोद में है, बैग भी आपके हाथ में खाना है। 4-5 दिन तक खाना नहीं मिला है, खाना है नहीं घर पर, खाने पीने का नहीं ना काम 2 महीना से लगा है, बच्चे रोते हैं भूखे। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? पैदल भी आप चल रहे हैं, बच्चों को खाने पीने के लिए भी नहीं मिल पा रहा। हाँ, बहुत 2-3 दिन लग गए हैं पैदल आने जाने में। तो इन्होंने बताया लगातार जो घर पर है खाने के लिए, बच्चों के पास खाने के लिए भी इनके पास नहीं है। तो रोते हैं, सहताते हैं, चलते। दोपहरी भी है, धूप भी पूरी तरीके से अपने चरणों पर है गर्मी की, क्योंकि मई का महीना चल रहा है। हाँ, कितना मुश्किल हो रहा है चलना? सब बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं सब। तो लगातार इन्होंने बताया कि जो लोग ये 3 दिन से ये लोग चले हुए हैं, 2 घंटे 3 घंटे रुक रहे हैं ये, उसके बाद फिर लगातार चल रहे हैं। दोपहरी भी आपको जो दिखाई हमने, दोपहरी का भी समय है पूरी तरह से, जो मई का महीना है पूरी तरह से मई अपने चरणों पर है। तो कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं वो परेशान है और किसी भी हाल में वो लोग अपने घर जाना चाहते हैं। सोनू खान, के न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। और लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर 2000 नेपाली श्रमिकों को नेपाल सरकार ने लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि जिला प्रशासन ने जब नेपाल के अधिकारियों से बात की तो 500 श्रमिकों को लेने के लिए तैयार हो गए हैं। बाकी को नेपाल पहुंचाने के लिए बातचीत की जा रही है। साथ ही 500 श्रमिकों को 15 बसों से नेपाल भी भेजा जा रहा है। तो ये स्थिति लखीमपुर की है। लखीमपुर हो, गाजियाबाद हो या फिर आगरा हो, इन तमाम जगहों पर तस्वीर बिल्कुल एक ही जैसी है। हर कोई बेताब है तो अपने गांव जाने के लिए, हर कोई बेताब है तो अपने शहर जाने के लिए, और कुछ तो देश जाने के लिए। और इन सब के बीच लगातार हमारा जो मकसद होता है, इस बुलेटिन का मकसद होता है कि मजदूरों की आवाज़ को आप तक पहुंचाना। मजदूर कितने परेशान हैं, श्रमिक कितने परेशान हैं, वो तस्वीर आपको दिखाना, जो तस्वीरें आजकल आम हो चुकी हैं। और इसी बात पर मसले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्श जी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में जानकारी देंगे कि आखिर ज़मीन पर क्या कुछ चीज़ें घट रही हैं। तो सबसे पहले जयवीर मावी के पास चलते हैं, जो कि गाजियाबाद में इस वक्त हैं। जयवीर, तस्वीरें हमने गाजियाबाद से देखी, जहां पर बड़े पैमाने पर महिलाएं गोद में बच्चों को लिए हुए हैं और जो मर्द हैं वो सामानात लिए हुए हैं और लंबा सफ़र कर रहे हैं। ये तस्वीरें अभी भी नहीं रुक रही हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग एक रामलीला मैदान में जुटे थे, जिसको तमाम चैनल्स के माध्यम से दिखाया गया था। क्या उसके बाद भी गाजियाबाद में ज़मीनी स्तर पर तस्वीर बदली है या नहीं बदली है? जयवीर। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव इसको कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गाजियाबाद की जो सीमा है चारों तरफ से, वहाँ पर गाजियाबाद के जो मजदूरों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तमाम जगह के यहाँ पर मजदूर पहुँचे थे। आपको बता दें कि दिल्ली और तमाम जगह पर एक अफवाह फैल रही थी कि गाजियाबाद से 1000 बसों के माध्यम से लोगों को पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद जो मजदूर थे, जो ऐसे लोग थे जो मजबूर भी थे और अपने घर जाना चाहते थे, उन्होंने सभी ने अचानक से गाजियाबाद का रुख किया और गाजियाबाद में हजारों की संख्या में मजदूर गाजियाबाद बॉर्डर पहुंचे। लेकिन अगर हम बात करें तो गाजियाबाद का जो प्रशासन है उसने दरियादिली दिखाई और
गाजियाबाद की जो सीमा में लोग थे उनको सम्मान के साथ अपनी सीमा में प्रवेश करने दिया। वहीं जो बॉर्डर के जितने भी तमाम क्षेत्र पड़ते हैं, जहाँ पर चाहे वो लॉनिंग बॉर्डर हो, चाहे वो DLF पूछता चौकी बॉर्डर हो, जहाँ पर हम मौजूद हैं, यह जगह भी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे दिल्ली से प्रवेश द्वार है। और ऐसे तमाम जो दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ते हैं, अगर हम सामने की बात करते हैं तो यहाँ पर बागपत और गाजियाबाद की सीमा भी मौजूद है, जुड़ती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजनीतिक मैं इसको मानता हूँ इस तरह से राजनीतिक कांग्रेस पार्टी में चला और उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उस राजनीतिक दबाव को एक तरह से कहा जा सकता है। इसके बाद तुरंत हरकत में आई। जयवीर, आप जो बॉर्डर के इलाकों का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा वहां पर किस तरह के इंतजाम मजदूरों के लिए किए गए हैं। तमाम बातें तो एक तरफ की जा रही हैं, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड पे इस वक्त हैं और तमाम इलाकों का आपने नाम लिया, मैं जानना चाहूंगा कि वहां पे किस तरह के इंतजाम मजदूरों के लिए किए गए हैं, कितनी बड़ी तादाद में बॉर्डर पे लोग पहुंच रहे हैं, और बॉर्डर पे जब वो पहुंच रहे हैं उसके बाद आगे का प्रोसेस, आगे की रणनीति क्या है, उनको कैसे उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है, बसें क्या पर्याप्त मात्रा में वहां पर हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो बॉर्डर है मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह लोग पैदल पहुँच रहे हैं। और ये लोग वो मजदूर हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, सड़क पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में अभी भी गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। आपने देखा तस्वीरों में देखिए कि किस तरह महिलाएं भी हैं, उनके साथ बच्चे भी और पुरुष भी हैं, बड़ी तादाद में जहाँ तक आपको नजर जाएगी ये वो लोग हैं जो गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को गाजियाबाद की जो प्रशासन उन्होंने बड़ा दिन किया है और तमाम मुझे लग रहा है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है जी। प्रशासन, अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं तो ये दिल्ली बॉर्डर है, यहाँ दिल्ली से लोग प्रवेश करते हैं। तो गाजियाबाद प्रशासन ने इस बार बड़ा दिन दिखाया है और जो ऐसे लोग हैं जो प्रवासी लोग हैं उन लोगों को गाजियाबाद प्रशासन द्वारा यहाँ पर तमाम साधन मुहैया कराए गए हैं, तमाम संसाधन मुहैया कराए गए हैं। गाजियाबाद जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है, राजधानी जो वरिष्ठ विशेष निर्देश है कि जो भी प्रवासी अब गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करेगा वहाँ प्रवेश करते ही जो संबंधित अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी तैनात किए गए हैं, तो उन लोगों को तुरंत वाहन के माध्यम से जो शेल्टर होम बनाए गए हैं उन शेल्टर होम में पहुँचाएंगे। और उस शेल्टर होम के बाद जो अग्निपर किया है उसके अनुसार जितने भी लोग गाजियाबाद में जाएंगे उनको यहाँ से मोदीनगर भेजा जाएगा। मोदीनगर में इनके लिए शेल्टर होम स्पेशल बनाए गए हैं जहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि 10,000 मजदूर एक बार में रुक सकते हैं। उन लोगों को वहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी, मेडिकल चेकअप किया जाएगा और मेडिकल चेकअप के बाद उनको खाने पीने की तमाम व्यवस्था बनी है। रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिनकी तमाम प्रक्रियाएँ पूरी हो जाएंगी, उन लोगों को गाजियाबाद भेजा जाएगा बस के माध्यम से। और जब मोदीनगर से बस गाजियाबाद आएंगे उनको टिकट, ये कह सकते हैं कि तमाम सुविधाएं उनको दी जाएंगी, जिनका समस्त अगर खर्चे की बात करते हैं तो वो खर्चा गाजियाबाद प्रशासन कर रहा है, रेलवे विभाग कर रहा है। टिकट की बात करते हैं तो तमाम ऐसे लोगों को रेलवे स्टेशन गाजियाबाद सुरक्षा के साथ, उनकी सुविधाओं के साथ, यहाँ तक कि चलते समय भी खाने के पैकेट प्रशासन द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं और उनको उनके स्थानों तक पहुँचाया जा रहा है। हम बात करते हैं तो गाजियाबाद प्रशासन इस समय अगर हम बात करें विशेष तौर पर तारीफ के काबिल है जिस तरह से लोग जो प्रवासी मजदूर जो टुकड़े हुए मजदूर कहा जा सकता है, दिल्ली में टुकड़ाए, राजस्थान में टुकड़ाए या हरियाणा में टुकड़ाए, एक तरफ उन पर लाठी चलाई गई, उनको छोटे से उत्तर प्रदेश की सीमा में धकेल दिया गया है। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन ने तमाम मजदूरों को गले से लगाया है और उनको तमाम सुख सुविधाओं को देखते हुए उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही है, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और उनको निश्चित तौर पर घर तक भेजा जा रहा है। लेकिन एक बात, बड़ी बात भी इसमें कहा जा सकता है कि जब से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चली है, चाहे कांग्रेस की तरफ से चली हो, बसों को लेकर विवाद चला हो, तमाम विवाद ऐसे चले हैं जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रदेश से शायद बचना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि इस मामले को लेकर विपक्षी दलों का मौका मिल जाए और विपक्षी दल यहाँ पर एक बड़ी राजनीति। ठीक है जयवीर, ठीक है जयवीर, मैं आपके पास आऊंगा। जयवीर ने एक तस्वीर बताई जहां पर वो उन्होंने बताया कि कैसे जो गाजियाबाद प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, उनको एक टेंट हाउस में भेजा जाता है, वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, थर्मल उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद
वो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं या फिर बिहार जाना चाहते हैं तो फिर बसों के माध्यम से या ट्रेनों के माध्यम से उनको उन जगहों पर भेजा जाएगा, जैसा कि जयवीर मावी कह रहे हैं। मैं जयवीर आपके पास आऊंगा, उससे पहले के बख्श जी के पास चलते हैं। बख्श जी, एक तरफ तो ये तस्वीर है गाजियाबाद की, मजदूरों की तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं जहां पर मजदूर परेशान हैं। मैं मानता हूं कई जगहों पर जो प्रशासन है वो अच्छा काम कर रहा है, तो कई जगहों पर जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल लापरवाह भी नजर आ रहा है। यही वो गाजियाबाद है जहां पर कुछ दिन पहले हमने बड़े पैमाने पर लापरवाही देखी थी, जहां झुंड में लोग इकट्ठा हो गए थे, जहां पर कोई सही तरीके से थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही थी, ना उनके बैठने का इंतजाम था, ना उनके खाने पीने का इंतजाम था। सबसे पहले क्या कहेंगे आप इन तमाम तस्वीरों को लेकर और जो आजकल चीजें घट रही हैं उसको लेकर? आदेश जी धन्यवाद। अभी जो आप हमारे टीवी चैनल पे एक तस्वीर कई तस्वीरें गाजियाबाद की आई, कई तस्वीरें आगरा की आई और इधर लखीमपुर खीरी जिले की भी आई हैं। इन तस्वीरों को देखने से ऐसा लग रहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है और मजदूर परेशान। आगरा की तस्वीर में देख रहा था, जो विजुअल आ रहे थे आगरे से, बसें सैकड़ों की संख्या में खड़ी हैं और उनसे कहा जा रहा है कि ड्राइवर्स को न पानी मिल रहा न खाना। हम आपको बता दें कि योगी जी का साफ नारा है कि प्रदेश में कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा, सबको भोजन मिलेगा। तो स्थिति यह है कि हर नगर निगम, चाहे गाजियाबाद नगर निगम हो, चाहे आगरा नगर निगम हो, चाहे मेरठ नगर में हो, चाहे लखनऊ नगर में हो, सब जगह कम्युनिटी किचन चलाने की व्यवस्था की गई है जी। तो कम से कम आगरा के और गाजियाबाद के अधिकारियों को या वहां के अधिकारियों को देखना चाहिए कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें वहां के अधिकारी भी देख रहे होंगे, जिला अधिकारी भी देख रहे होंगे और मेरठ के जो गाजियाबाद मेरठ कमिश्नर में वो भी देख रहे होंगे और डीआईजी, आईजी या एडीजी भी देख रहे होंगे। तो उन्होंने पानी की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जा सकती थी। स्वयंसेवी संस्थाओं से भी इसमें हेल्प ली जा सकती थी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो जिलों के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, एसपी हो, डीजी हो, एडीजी हो, सब हृदय विहीन हो गए हैं। यही बात बख्श जी, जो ड्राइवर हैं वो भी श्रमिक का रूप है। जिस तरह से जो जिक्र भी आपने कहा कि आगरा में बड़े पैमाने पर बसें खड़ी हुई हैं लेकिन मजदूरों के पास खाना और पीने को नहीं है। ये वही है जो मदद करने के लिए पहुंचे और अब अपने खाने की और अपनी मदद के लिए वो दरकार लगा रहे हैं, लेकिन उनके साथ सुनने वाला कोई नहीं है। अगर इस स्थिति में मान लीजिए बसों का अलाउ कर दिया जाता है तो ये भूखे पेट ड्राइवर कितनी दूर जा पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं यही बात आदि जी बताने जा रहा था कि ये जो झगड़ा चल रहा है, राजनीतिक द्वंद्व जो छिड़ा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी और अन्य विरोधी दलों में, हमारा सीधा सीधा कहना है कि आगरा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे प्रदेश अन्य सीमावर्ती जिले हों, जहां पे भी बसें जिस पार्टी ने लगाई हो, सरकारी बसें लगी हो, चाहे यूपीएसआरटीसी लोग या सही संस्थाओं ने लगाई। जैसा मैंने कल भी कहा था कि सरकार को चाहिए कि सारी जितनी बसें हैं सबको अनुबंधित कर लें, सबको अटैच कर लें और सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमाओं पे लगा दें, सबको भेजें। अब समस्या यह है कि अब इसमें हो रही है टोटल राजनीति जी। कांग्रेस ने कहा कि हमारी 1000 बसें लगी हुई, गवर्नमेंट ने उसको आदेश दिया, बड़ा विवाद हुआ। अभी दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा इतनी बसें अनफिट हैं और इतनी बसें जो हैं गैर कानूनी बसें हैं। हमारा मानना ये इसमें है कि अनफिट है, गैर कानूनी है। इस समय आवश्यकता है प्रवासी मजदूरों को इनके जिलों में, इनके घरों पे पहुंचाने की आवश्यकता है। ये झगड़ा बाद में देख लिया जाए कि ये बसें कहाँ की हैं, कैसी हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा के इनके ऊपर कार्रवाई की। पहली प्रार्थना सरकार की होनी चाहिए कि इन प्रवासी मजदूरों को तत्काल उनके घरों पर जहां के रहने वाले उनसे भेजा जाए। लेकिन इस द्वंद्व में सरकार राजनीतिक द्वंद्व में बेचारे हमारे मजदूर शिकार हो रहे हैं। बख्श जी, अब क्या लगता है अगर मैं अलग नजरिए से देखूं, जिस तरह से हमने देखा जो
जो बसों को लेकर पॉलिटिक्स हुई, जिसमें आरोप प्रत्यारोप हुए, जिसमें ट्विटर वॉर एक तरह से छिड़ गई, और अब ये पॉलिटिक्स क्या ऐसा लग रहा है आपको कि मजदूरों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है? क्योंकि अब प्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें, इस मामले ने तूल पकड़ा है। लोग को पता लग रहा है कि मजदूर परेशान है और बसों की समस्या है। कांग्रेस ने बसें भेजी और अब बसों की कमी की जो बात महसूस की जा रही है, तो क्या लगता है कि अब प्रशासन कहीं एक्टिव हुआ है या सरकार एक्टिव मोड में आ गई है और मजदूरों के लिए ये कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है? मैं आपका सवाल नहीं पहुंचा, दोबारा समझाइए, समझने पे आपका सवाल। बगजी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, जहां पर बसों की कमी का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो क्या ये पॉलिटिक्स मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए जो पैदल पलायन कर रहे हैं, क्या उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? क्योंकि अब तमाम लोग, प्रदेश हो या देश हो, सब समझ रहे हैं कि बसों की कमी है, मजदूर दिक्कत में है, और अब ये मुद्दा सबके सामने उठा है। नहीं, ये आरिफ जी, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि हमारे पास यूपीएसआरटीसी की बसें हैं, बसों की कोई कमी नहीं है, और इतनी बसें हैं कि हम सारे, एक्चुअली इस समय पे इस मुद्दे को उठाना मैं उचित नहीं समझ रहा था, लेकिन मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है कि ये सीधे सीधे वोट की राजनीति है। कांग्रेस भी वोट की राजनीति खेल रही, बीजेपी भी वोट की राजनीति। अब मुद्दा यह है कि राजनीति से परे दोनों पार्टियों और सरकार सबको एक मध्यम रास्ता निकालना चाहिए। कुल मिला के इनको सीधे सीधे मजदूरों को घर भेजने का कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजनीति, चाहे वो बीजेपी हो, दोनों राजनीति करने को उतारू हो। इससे नुकसान मजदूरों को हो रहा है। इससे नुकसान मजदूरों को हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, वो कुछ दिन पुरानी तस्वीरें हैं, जो तस्वीरों ने लोगों को प्रभावित किया सबसे ज़्यादा। तो हम इस वजह से वो तमाम तस्वीरें आपको एक साथ करके दिखा रहे हैं, क्योंकि यही वो तस्वीरें थी जिसने देश और दुनिया को, प्रदेश को हिला के रख दिया था, सरकारों को मजबूर कर दिया था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, now number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, now। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन में प्रदेश सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाया जा रहा है, जिसको लेकर
सोनभद्र में दनकौर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोनभद्र रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से आने वाले श्रमिकों का स्टेशन पर ही थर्मल स्कैनिंग करने के बाद रॉबर्टगंज कोतवाली क्षेत्र के सजौर गांव में स्थित साई नर्सिंग कॉलेज में रोका गया, जहां उनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद रोडवेज की बसों द्वारा उनके गृह जनपद तक पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के पहुंचने से पूर्व भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स सुरक्षा के मद्देनजर नजर भी आई है। तो कोरोना के कहर से आज जब पूरा देश परेशान है, सरकार लॉकडाउन जैसे तमाम एहतियाती कदम उठा रही है कि इस बीमारी पर नियंत्रण रहे। ऐसे कठिन हालातों में बिहार के समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड में आने वाले देसरी करक के एक क्वारंटीन सेंटर में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सेंटर में रह रहे प्रवासियों में कुछ लोक कलाकार भी शामिल हैं। ये बात जब मुखिया को पता चली तो उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करवा दिया। इस पर आपत्ति न जताते हुए सेंटर में रह रहे प्रवासियों ने भी इसका पूरा मजा उठाया। प्रोग्राम का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस आयोजन पर ही सवाल उठ रहे हैं। वहीं अचला अधिकारी उदयकांत मिस्त्री ने कहा कि सेंटर के प्रभारी से ये पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने इसकी अनुमति कैसे दे दी, इसकी इजाजत कैसे दे दी। एक तरफ कोरोना का कहर है, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, वहीं समस्तीपुर की तस्वीर बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है, जहां पर क्वारंटीन सेंटर के अंदर आप सोचिए कि क्वारंटीन सेंटर है जहां पर डांस का लुत्फ लिया जा रहा है। ये बिहार के क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर है। कोरोना महामारी को लेकर लगे लॉकडाउन में प्रवासियों का लगातार अपने घरों की ओर आना जारी है। अल्मोड़ा जिले में अभी तक लगभग 14,000 के आसपास प्रवासी आ चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों से राज्य सरकार की बसों और अपने निजी वाहनों से लोगों का लगातार अपने घरों को आना जारी है। बाहर से अपने घरों को लौट रहे प्रवासियों का जिले की 4 जगहों में चेकपोस्ट में स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें बेस स्थित कोरोना हॉस्पिटल में आइसोलेट किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण में स्वास्थ्य पाए जाने पर उन्हें घर में होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि अभी तक यूपी, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों में करीब 14,000 लोग पहुंच चुके हैं। इन लोगों की जिले में पहुंचकर स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, जिसके बाद इन्हें इनके घरों में भेजा जा रहा है। लगभग 14,000 लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये अधिकतर यूपी के और जो बाहरी स्टेट है। आज हमारे वहाँ हैदराबाद की गाड़ी आई हुई थी और यूपी के भी लोग इसमें हैं, दिल्ली के, गुड़गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही बताएंगे कि लगातार ही लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। तो जिसमें जो कि जिला प्रशासन के द्वारा इनको प्रॉपर ढंग से इनका चेकअप करके, इनका स्क्रीनिंग करके इनको भेजा जा रहा है और होम क्वारंटीन किया जा रहा है। और दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर यूपी के बुलंदशहर में लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। लगभग 5,000 लोग हर रोज बुलंदशहर पहुंच रहे हैं, जिनको प्रशासन आगे उनके गंतव्य स्थान तक भेज रहा है। साथ ही अलग अलग राज्यों से बुलंदशहर निवासी मजदूर जो कि सुबह राजस्थान और पंजाब से बुलंदशहर पहुंचे, मजदूरों की शिकायत है कि उनको कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है। सुबह से शाम होने को आ रही है और अभी तक उनको उनके घरों को नहीं भेजा जा रहा है। साथ ही सभी की शिकायत है कि पूरी तरह से वेटिंग रूम में गंदगी है, चादर और गद्दे का कोई इंतजाम नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी नीचे फर्श पर सोने को मजबूर हैं। मजदूरों का कहना है कि वे पहले से ही क्वारंटीन होकर यहाँ पहुँचे हैं, सारे परीक्षण भी उनके पहले से हो चुके हैं, उसके बाद भी प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है। ये स्थिति बुलंदशहर में है। तो ये स्थिति बुलंदशहर की है और इस बीच हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयवीर मावी, मैं ये समझना चाहूँगा, जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, ये तादाद छोटी मोटी नहीं है। जहाँ पे 1 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में हर दिन मजदूर आ रहा है, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, पैदल भी सफ़र करके आ रहे हैं।
लेकिन अगर हम गाजियाबाद के लिहाज से देखें, क्योंकि वो बॉर्डर का इलाका है, लोग वहाँ से उत्तर प्रदेश में अंदर आते हैं और कई जगहों से भी आते हैं, वहाँ पर खासकर जैसा कि हमने बुलंदशहर में भी देखा, क्वारंटीन जो लोग अगर किए जा रहे हैं या थर्मल स्कैनिंग की जा रही है या टेंट में रुकने की उनकी व्यवस्था कहीं पे की जा रही है, वहाँ पर क्या खाने पीने के उनके इंतजाम हैं, किस तरह की व्यवस्था वहाँ पे की गई है साफ सफाई को लेकर या और तमाम तरह के इंतजामों को लेकर, जानना चाहेंगे जयवीर। देखिए, जिस तरह अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन लोगों को सम्मान के साथ सबसे पहले सेंटर होम भेजा जा रहा है, जहां पर उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, उन पर मेडिकल जांच हो रही है। डॉक्टरों की पूरी टीम जगह जगह पर लगी हुई है। तो तमाम मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी जो पूरी टीम है, वो जितने भी सेंटर होम्स हैं गाजियाबाद तमाम जगह पर लगे हुए हैं। तमाम जो मजदूर हैं उनकी मेडिकल जाँच की जा रही है, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, यानी कि उनकी मेडिकल फिटनेस उनको दी जा रही है। तमाम लोग स्कैनिंग के बाद उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जिन लोगों को बुखार है या ऐसी समस्या है उन लोगों को पहले इलाज कराया जा रहा है, जिसके बाद उनको ठीक करके ही यहाँ से भेजने की व्यवस्था गाजियाबाद प्रशासन द्वारा की जा रही है। हम आपको बार बार दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि जो गाजियाबाद प्रशासन है पूरी तरह से जो मजदूर है उनके साथ है, उनके दिल से उनका साथ दे रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी, बख्श साहब ने कहा था कि राजनीतिक, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि राजनीति जो है वो इन मजदूरों के लिए दर्द की दवाई बनी है। यदि राजनीति नहीं होती तो शायद इन मजदूरों का भला नहीं हो पाता। मजदूरों का हित राजनीति होने के बाद इनका भला हुआ है। जयवीर, क्या कांग्रेस की तरफ से भी गाजियाबाद में कुछ बसों का इंतजाम किया गया है? अगर वहां पे कुछ बसों का इंतजाम किया गया है तो क्या उन्हें इजाजत अब तक मिली है अंदर जाने के लिए? ऐसी कुछ खबर भेज रहे हैं और मजदूरों को वो अपनी बसों से भेज देंगे, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। नहीं, गाजियाबाद बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पर भी गाजियाबाद का जो बॉर्डर है वहाँ पर कांग्रेस के द्वारा कोई बसें नहीं भेजी गई हैं। हाँ, जो गाजियाबाद प्रशासन उन्होंने अंदर अपनी सुविधानुसार जहाँ पर सेंटर होम है, सेंटर होम से लेकर रेलवे स्टेशन तक तमाम लगभग कह सकते हैं कि 100-500 के आसपास जो बसें हैं वो गाजियाबाद तमाम जगह लगाई गई हैं, जो तमाम मजदूरों को जो प्रवासी शरणार्थी कहा जा सकता है जिनको गाजियाबाद में, क्योंकि ये मजदूर गाजियाबाद के नहीं हैं, यह मजदूर तमाम बाहर के जिले हैं, बाहर के राज्य हैं, उन राज्यों से आए हैं। और गाजियाबाद प्रशासन तो केवल इन लोगों की मदद कर रहा है, उनको उनके आशियाने तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। और उसी के लिहाज से जो मेडिकल की बात अगर हम करते हैं, चाहे हम उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, तो गाजियाबाद प्रशासन ऐसे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए इस समय देवदूत बना हुआ है। और उनको सम्मान के साथ, ये बड़ा सवाल भी है, बड़ी बात भी है कि जिस तरह गाजियाबाद प्रशासन अब प्रवासी मजदूरों के साथ मेहमानों जैसा सही जयवीर, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि कई जगहों पर प्रशासन बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जिस तरह की खबरें लगातार के न्यूज़ आपको दिखाता रहा है। जयवीर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बख्श जी, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बुलंदशहर की तस्वीर देखी और ये तस्वीर कई जगहों से और भी आई है, जहां पर ये देखने को मिल रहा है जो लोग मजदूर क्वारंटीन किए गए हैं उनकी सही तरह से वहां व्यवस्था खाने पीने की नहीं है, जमीन पे वो सो रहे हैं, गंदगी वहां पे जो है उसकी साफ सफाई नहीं की जा रही है और मजदूर कहीं ना कहीं परेशान हैं। इस व्यवस्था को लेकर बख्श जी आप क्या कहेंगे? आखिर ये व्यवस्था है और सबसे बड़ी चीज ये है, हम लगातार देखते हैं कि 3:30 बजे के आसपास एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें तमाम बातें भी की जाती हैं, लेकिन जमीन पे उतरते हैं तो कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी हमें नजर आती हैं। आरिफ जी, न तो प्रदेश में संसाधनों कमी है जी, और न ही पैसे की कमी है जी। संसाधन भी प्रदेश में भरपूर है, पैसों की कमी नहीं है जी, और यूपीएसआरटी के पास बसों की कमी नहीं है।
और आपने 3-4 जगह की तस्वीर दिखाई, जैसे आपने भी मिर्जापुर जिले के किसी जगह की तस्वीर दिखाई जी कि जब वहां के अधिकारी संवेदनशील हैं और संवेदनशील होने के नाते हमने देखा रेलवे स्टेशन पे जिलाधिकारी था, कोई एडीएम रहा होगा, मैं उसको पहचान नहीं पाया, वो अधिकारी चिलचिलाती धूप में खड़ा हुआ। तो संवेदनशील अधिकारी हो जाएंगे तो एक सिस्टम बनता है कि पैसे कमी नहीं है, एक सिस्टम बनाना है जो प्रदेश में जो यहाँ से आदेश जाते हैं उसको सिस्टम उसको लागू नहीं किया जाता। हमने जौनपुर जिले के कई तस्वीरें अखबार टीवी चैनल्स पे देखी। जौनपुर के जिलाधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं तो अन्य जिलाधिकारियों को जो जिलाधिकारी अच्छे काम रहे उनसे सबक लेकर के कम से कम एक सिस्टम, जैसे कम्युनिकेशन हर मतलब नगर निगम में है तो वहां खाने की व्यवस्था हो सकती है। पुलिस प्रशासन उनको क्वारंटाइन सेंटर में जाए, उनका बाकायदे डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, उनको बाकायदे चेकअप किया जाए। सर मैं आप ही की बात पे आता हूँ, सर मैं आप ही की बात पर आता हूँ। जो बात आपने कही कि संसाधनों की कमी नहीं है, अपने पास पैसे की कमी नहीं है, तो आखिर कमी कहां पे महसूस की जा रही, किस चीज की कमी जिसकी वजह से अधिकारी सही काम नहीं कर रहे हैं, लापरवाह हो गए, क्या कमी है? लापरवाह एक तो अधिकारी जो हैं हार्टलेस हो गए, असंवेदनशील हैं, संवेदनशीलता उनमें समाप्त हो गई है। और दूसरी बात, सरकार का भय समाप्त हो गया है। और सरकार का जब भय रहता है, सरकार का जब इकबाल रहता है तो सारे अधिकारी ठीक राइट टाइम रहते हैं, जिसको कहा जाता है राइट टाइम रहते हैं। आप अधिकारी कहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, सस्पेंड कर दिया है। और ये आमतौर पर अधिकारियों द्वारा मैंने कई अधिकारियों से कहते हुए सुना है, ट्रांसफर नो पनिशमेंट, सस्पेंडेड नो पनिशमेंट। तो जब तक अधिकारियों को सीधे सीधे जिस जिले में, जिस कमिश्नरी में ऐसे अधिकारियों को पाया जाए और जिस मजदूरों के साथ व्यवहार हो, खाना नहीं मिल रहा हो, सीधे सीधे उस जिले के जिला अधिकारी को, एसपी को तुरंत निलंबित नहीं बर्खास्त किया जाए। तब दो एक जिलों में ऐसा अगर मुख्यमंत्री योगी अगर ऐसा कर दे तो एक मैसेज चला जाएगा और मजदूरों की सारी समस्याओं का मूल से समाधान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि संवेदनशीलता नहीं है, और साथ ही साथ जो मैं महसूस कर रहा हूं कि इच्छा शक्ति की भी बहुत ज्यादा कमी है। अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो इसके तहत भी काम बेहतर किया जा सकता है। बक्सर हम अगर अब खास कर क्योंकि रिसेंट सिनारियो चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बसों को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, और अभी कुछ घंटों पहले हमने देखा कि प्रियंका गांधी मुखातिब होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो भी अपनी बात, क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से देखें तो क्या समझ में आता है? नहीं, मैंने प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैंने दिनेश शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों देखा। कुल मिला के प्रियंका गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं कहा जो या दिनेश शर्मा, ये कुल मिलाकर के ये राजनीतिक लड़ाई है। और पहले में मैं कह चुका हूं, मौका नहीं बोलने का लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। ये सब इनको 2022 का चुनाव दिख रहा है। समस्या यह है कि जब कांग्रेस ने कह दिया 1000 बसें मेरी खड़ी हैं, अब उसमें दिनेश शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे व्यक्ति का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि इतनी बसें अनफिट हैं और इतनी बसें कुछ और पता, कोई टेक्निकल कार्ड बताया था। तो पहले जरूरी ये था सरकार को कि उन बसों को आरटीओ उनके अधीन है और टेक्निकल टीम भेज के जितनी अनफिटे बसें उनको हटा देते, जो बसें बसती उन्हीं को भेज देते, और जो बसें अनफिट लगाई गई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती उनको। और दूसरी बात, वहां पे आगरा में मैं देखा कि ड्राइवर और कंडक्टर भूखों मर रहे हैं। वहां का जिला प्रशासन क्या कर रहा है, कम से कम उनके भोजन की कम्युनिटी किचन भिजवा देता, संस्थाओं से कह देता तो उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाती। तो असंवेदनशीलता, वो जो मैं 3 बार कह चुका हूं, ये अधिकारी हार्टलेस हो गए हैं, ये इनसे भय इनका दिल से समाप्त हो चुका है सरकार का, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही गुजारिश के तहत ये बात कही कि भैया आप जो है स्टिकर अपनी ही पार्टी के लगा दीजिए, बीजेपी के ही लगा दीजिए, लेकिन उन बसों को जो है बॉर्डर पार कराइए ताकि कि वो मजदूरों को ले जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बसों को इजाज़त भी नहीं मिल रही है। अगर बख्शी इसको समझा जाए, ये स्थिति जो बनाई जा रही है, आपने सही कहा कि चुनाव के मद्देनजर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जब मजदूर परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, तस्वीरें भी आप लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर लोग पैदल सफर कर रहे हैं, कोई बच्चों के गोद में लिए हुए है, कोई सामान ढो रहा है, साइकिलों से लोग सफर कर रहे हैं। उस स्थिति में भी क्या ये माइलेज लेना चीजों का, क्या लगता है सर?
मैं उसको उचित नहीं समझता। लेकिन मैं एक दूसरी बात आरिफ साहब कहना चाहता हूं ये कि सरकारें आती जाती रहती हैं, बेशक बेशक, और प्रशासनिक ढांचा यही का यही रहता है, सिर्फ जगहें उनकी बदल जाती हैं। प्रशासनिक ढांचे को चाहिए कि जब सरकार ने भरपूर पैसा दे दिया है, भरपूर सुविधाएं दे दी हैं, तो ये प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस अपनी राजनीति करी, बीजेपी राजनीति, अब हमें राजनीति से कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो ये मौका है इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसका मैं पक्षधर नहीं हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, एक नीति और नीति निर्धारण कर दिया गया है कि इतनी बसें लगाई गई हैं, इतने क्वालिटी सेंटर बनाए गए हैं, इतने आपके कम्युनिटी किचन बनाए गए, 30 संस्थाओं को लगाया है। तो संबंधित जिले के जिला अधिकारी को, संबंधित नगर निगम के जो भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उनको, इन सब लोगों को कम से कम व्यवस्था तो करनी चाहिए, खाने पीने रहने, और एक सिस्टम बनाना चाहिए कि बसें अगर 1000 बसें खड़ी हैं तो जिन जिलों में कुछ जिलों से इनको एडीएम, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट को बुला करके एक सिस्टम बना दे कि एक बस पे 40 आदमी 45 आदमी बैठे हैं, उसमें एक एसडीएम या सिटी मजिस्ट्रेट लगा दे और बारी बारी सबकी ड्यूटी लगाए, सब लोग आराम से चलें, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराएं। तो कुल मिला के राजनीति तो करने वाले राजनीति तो करेंगी, राजनीति से किसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना चाहिए, सरकारें आती जाती, लेकिन हमें इसी प्रदेश में काम करना है, इसी देश में काम करना है, उन्हें कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को तो निर्वहन करना चाहिए। और कुछ अधिकारी कर रहे हैं, जौनपुर के जिला अधिकारी कर रहे हैं, अभी आपने सोनभद्र का दिलाया, वहां के जो अधिकारी काम कर रहे हैं, तो कम से कम इनको यहां से सबक लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जैसा कि सर ने भी जिक्र किया, उनसे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि सरकारें, बहुत अच्छी बात, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रशासनिक अमले को तो यही रहना है, उन्हें काम करना है। और इस मुश्किल वक्त में उन्हें जिनके कंधों पर बहुत ज़्यादा अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि ऊपर से तो फैसला ले लिया जाता है, लेकिन सबसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन अधिकारियों पे होती है उसको लागू करने की, लोगों की मदद करने की। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कहीं पुलिस प्रवासी मजदूरों पर लाठियां फटकार रही है, तो कहीं मानवता की ऐसी मिसाल पेश की जा रही है जिसे देखकर पुलिस को सलाम करने का मन करता है। ताज़ा मामला यूपी के बुलंदशहर का, जहां मेरठगढ़ बुलंदशहर मार्ग पर जा रहे एक भूखे प्यासे विकलांग मजदूर को एक दरोगा ने अपने हाथ से खाना खिलाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। जिसने भी ये दृश्य देखा, हर कोई दरोगा के जज्बे को सलाम करने लगा। ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं और मैं मानता हूँ कि
इस तस्वीर से तमाम पुलिसकर्मियों को समझने की और नसीहत देने की भी ज़रूरत है कि इसी तरीके से जो मुश्किल वक्त में, और पुलिस ही कर्मी क्यों, एक आम आदमी जो हाईवे के किनारे रहता है, जो सड़कों के किनारे जिनके घर हैं, जब वो देखें कि मजदूर सफ़र कर रहे हैं या उनके पास चप्पल नहीं है या खाने को नहीं उनके पास है, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है। इस मुश्किल वक्त में हमें एक होने की ज़रूरत है। और इस बीच हमारे साथ सुनील गुप्ता, इनपुट हेड, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आजकल बस पॉलिटिक्स अपने उफान पर पूरी तरह से है। मजदूरों की तस्वीरें भी, क्योंकि ये मजदूर स्पेशल बुलेटिन है, लिहाजा हम ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाते हैं, मजदूर किस तरह से परेशान हो रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह से लोग उनकी मदद कर रहे हैं, ये भी जो हमारा कर्तव्य है उसको हम निभाते हैं। लेकिन इन सब के बीच सुनील, जो बस पॉलिटिक्स है, ऐसा लगता है कि जब हम शुरुआत में कोरोना वायरस आया तो हम तैयारियों में उलझ गए, उसके बाद हम जमातियों में उलझ गए, उसके बाद हिंदू मुसलमान में उलझ गए, और अब ऐसा लगता है कि बस पॉलिटिक्स में हम उलझ गए हैं। ये वाकई में ये एक तरीके की बड़ी बस पॉलिटिक्स है जो सामने आई है, और इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ला करके खड़ा कर दिया गया है कि जो 2022 का चुनाव है उसमें अगर कुछ नहीं है तो अपने हाथ में यही बस ही आ जाए, शायद इस बस के सहारे हम उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंच जाएं, क्योंकि दूसरे रास्ते सब लगभग बंद हो चुके हैं। सब जगह अगर ट्रेन का सहारा लेंगे तो उसमें केंद्र सरकार हावी है, तो ऐसे में अगर ट्रक का सहारा ले नहीं सकते हैं तो बस है, बस का सहारा लेकर के हम अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंच जाएं तो ये वाकई में अपने आप में एक बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन बड़ी चीज यही है कि भले ही इस बस को विधानसभा तक पहुंचने का एक नया एक रास्ता बनाने का कांग्रेस प्रयास कर रही हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि जनता जानती है कि बस के सहारे अकेले उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हर मजदूर ये जान रहा है कि अगर आप उनके हितैषी होते तो उनकी मदद आप राजस्थान में कर देते, उनकी मदद आप पंजाब में कर देते, उनकी मदद आप दूसरे प्रदेशों में भी जहां भी आपकी सरकार है आप वहां भी उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन सिर्फ आपको बस की राजनीति करनी थी, बस के सहारे ये प्रयास था कि हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच जाएं, लेकिन जो कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने अब आपको अपने इस मंसूबे में कामयाब होने के लिए नहीं दिया। ये भी तो समझने की जरूरत है कि ये मजदूर ऐसा तो नहीं कि कल परसों से सफर करने लगे, ये लॉकडाउन के दौरान से ही लगातार मजदूर सफर कर रहे हैं, लगातार तस्वीरें सामने आती गई। तब भी फैसला तो लिया जा सकता था ना, सरकार तब भी फैसला ले सकती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर सकता था। एक चीज ये थी कि जब शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, और जब तक अगला आदेश कोई ना आए तब तक वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि अगर वो बाहर कहीं निकलता है तो लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा। मजदूर लगातार इस प्रयास में रहा कि हो सकता है 15 दिन का लॉकडाउन, अभी एक दिन का हुआ है, फिर एक हफ्ते का हुआ, फिर 15 दिन का, हो सकता है अब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए। लेकिन जब लगा कि अब 1 महीने से ज्यादा हो रहा तो मजदूरों ने ये सोचा कि अब यहाँ से निकल लेने में ही भलाई, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश कर दिया कि इस लॉकडाउन पीरियड में किसी भी सूरत में फैक्ट्री मालिक कर्मचारी को ना निकाले और मकान मालिक मकान का किराया भी ना ले, और किसी भी सूरत में किराएदार को अपने घर से ना निकाले। लेकिन राजस्थान और पंजाब और दूसरे प्रदेश जो भी थे, भले उत्तर प्रदेश में काफी हद तक इसका पालन हुआ, लेकिन पंजाब राजस्थान खास करके इन प्रदेशों में कतई ऐसे कोई आदेश ना तो दिए गए और ना ही किसी ने इसका पालन किया। सीधी सी बात थी, जो मालिक थे उन्होंने मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकाल दिया, मकान मालिक थे उन्होंने किराएदारों को घर से भगा दिया। अब ऐसे में मजबूरी थी, वो जाए तो जाए कहाँ। उन्होंने सरकार से, डीएम से वहां पर गुहार लगाई, साहब हमको हमारे घर तक पहुंचा दो। लेकिन ये कांग्रेस के जो वहां पर सरकार थी, कांग्रेस सरकार के न डीएम ने न सीएम ने किसी ने मजदूरों की एक सुधि नहीं ली, और यही कारण था कि मजदूर मजबूरी में वहां से लगातार एक लंबा रास्ता तय करने के प्रयास में वहां से चल पड़े। चूंकि बिहार तक जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए मजबूरी थी कि मजदूर आकर के सबसे ज्यादा जब उनको सहारा मिला उत्तर प्रदेश में, तो यही कारण है जब उनको खाने सारी व्यवस्थाएं मिलती चली गई, तो वहां पे अब लोगों को लगा कि शायद हमको जो ट्रक हैं वो वहां पहुंचा दें। तब ट्रकों में लोग भर भर करके वो आना शुरू हुए, और ये स्थिति हो गई कि अचानक हादसे शुरू हो गए, क्योंकि ट्रक चालकों के दिमाग में ये था कि हम जल्दी से जल्दी उनको उस जगह तक पहुंचा दें, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में पुलिस हमको रोक ले और हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दे। इस तरीके के कई वीडियो भी आए जिसमें जो ट्रक चालक थे उन्होंने अपने जो दहशत थी पुलिस की वो उसको बयां की। बड़ी सवाल यही है कि जो कांग्रेस आज बस को लेकर के इतना सारा प्रोपोगंडा कर रही है कि साहब बस की अनुमति दे दीजिए, जब उत्तर प्रदेश में हमने देखा तमाम सारी सैकड़ों की
तादाद ठीक है, में। ठीक है, सुनिए, कानपुर देहात में बसें खड़ी रही महाराष्ट्र की, उनको नहीं रोका गया, तो राजस्थान पंजाब की बसों को कौन रोकता अगर आप मजदूरों को भर के भेज देते? सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं। ठीक है बख्श जी, जो सुनील ने बात उठाई उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि जिस तरह से बस पकड़ने की जो बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि बस पकड़ने में सिर्फ कांग्रेस लगी हुई है या इसके अलावा भी तमाम पार्टियां इस वक्त बस को पकड़ने में लगी हुई हैं? आशीष जी, अभी तो जो प्रकरण समझ में आया वो सिर्फ कांग्रेस ने ही बस प्रकरण छेड़ा है और बीजेपी ने उसकी काट निकाली और दुनिया भर के उसमें तकनीकी कारण लगा दिया। हालांकि फिर मैं पहले भी कह चुका हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के पास बसों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। ये पूरी तरह से राजनीतिक द्वंद्व छिड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सक्षम है जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए और व्यवस्था भी कर रही है। जो मैं पहले कह चुका हूं, ये प्रशासनिक अमले में भय समाप्त हो गया है और वो ठीक से काम नहीं करना चाहते हैं। हमें आप एक दशक पहले ले जा रहे हैं आपको। एक मुख्यमंत्री का मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि ये अधिकारी सरकार पे हावी है, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। वो चाहते इसका पॉलिटिकल जवाब भी दे सकते थे, उन्होंने बढ़िया जवाब दिया था जो आप मेरा ख्याल है आज के समय में बहुत ही मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा अधिकारी को मैं चाहता हूं कि वो सरकार पे हावी हो, अपने काम पर हावी हो। तो अधिकारियों को चाहिए कि अपने काम पे हावी हो, जो उन्हें टास्क दिया गया है उसे पूरा करें, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसे पूरा करें। पैसे की कोई कमी नहीं, बसों की कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश यूपी एसआरटीसी में, जैसे मैं कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, अगर बसें कुछ कम पड़ती है, प्रवासी मजदूर ज्यादा आ जाते हैं तो गाड़ियों को हर जिला अधिकारी को अधिकार होता है, गाड़ियों को अटैच कर ले, ट्रक्स को अटैच कर ले, प्राइवेट बसों को अटैच कर ले। संसाधनों की कमी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, बस एक ही बात है, इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति अधिकारी में हो जाए और उनको भय हो जाए कि अगर इस जिले में घटना घटी तो हम नप जाएंगे, और नपने का मतलब ये नहीं है कि हम सस्पेंड कर दिया जाएंगे, वो हटा दिए जाएंगे। एक सिर्फ मुख्यमंत्री का मैसेज जाना चाहिए कि ये अधिकारी, ये डीएम, एसडीएम या जो डीएम, इसको इस दोष में सरकार ने उसे बर्खास्त करे। एक मैसेज ही काफी है, पूरा प्रदेश का प्रशासन ठीक हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक ही मैसेज काफी है पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए, लेकिन वो मैसेज कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया बख्श जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सुनील गुप्ता, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो संसाधन की कमी नहीं है, पैसे की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद जो मजदूर हैं वो परेशान हैं। फिलहाल मेरा गांव पुकारे हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।